बरेली में भड़की हिंसा को अगर आप अचानक से घटित एक हिंसा समझ रहे थे, तो अब जो आप सुनेंगे उससे आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बरेली में जो हिंसा और तबाही देखने को मिली वो अचानक उभरी भीड़ की हरकत बिल्कुल नहीं थी। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में जो सबूत मिले हैं उससे ये साफ पता चलता है कि इस पूरी हिंसा के पीछे सोची समझी योजना के साथ रची गई एक साजिश थी। 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल किया गया था, 1600 उपद्रवी बुलाए गए थे। क्या सबूत मिले हैं, पुलिस की शुरुआती जांच में क्या खुलासे किए गए, वो कौन से इशारे हैं जो इस घटना को साजिश बनाते हैं और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, ये सब एक एक करके आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर बरेली में हुआ क्या था, आखिर ये हिंसा भड़की कैसे थी। दरअसल आई लव मोहम्मद पोस्टर के विवाद में बता दें कि विवाद के बाद शहर में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई थी और प्रशासन की ओर से बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने का यह आदेश दिया गया था। प्रशासन ने प्रतिनिधियों को कानूनी पहलुओं को भी समझाया और उसको समझाते हुए उन्हें बताया था कि बीएनएसएस धारा 163 लागू है और बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी नमाज के बाद एक मस्जिद के बाहर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। वहां स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, उससे माहौल गरमाया। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों की भीड़ जो है नारेबाजी करते हुए ये कह रही थी कि आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है और इसी शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में नारेबाजी से लेकर पत्थरबाजी और यहां तक कि पुलिस पर गोली चलाने और बैरिकेड तोड़ने की भी घटनाएं हुई। खलील तिराहा से लेकर इस्लामिया मैदान और श्यामगंज तक अफरा तफरी फैल गई। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस जवान भी घायल हुए, वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और बाद में इंटरनेट सेवा तक बंद करनी पड़ी ताकि परिस्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये सिर्फ ज्ञापन देने की तैयारी नहीं थी, बल्कि पूरे शहर को हिंसा की आग में जलाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था। इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए हालांकि 24 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। अब बात करेंगे उन खुलासों की जो पुलिस की शुरुआती पूछताछ में जांच पड़ताल में सामने आए हैं। नदीम खां जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, पुलिस के मुताबिक इस खतरनाक साजिश के पीछे का केंद्र बिंदु वही था। नदीम ने 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल किया और उसके बाद इन 55 के माध्यम से लगभग 1600 उपद्रवियों को शहर के अलग अलग हिस्सों में जुटाने का काम कराया गया। सूत्र ये कहते हैं कि उन लोगों को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सीएए और एनआरसी जैसे प्रदर्शन की तरह नाबालिगों को आगे रखा जाए ताकि इस भागीदारी का कानूनी नैरेटिव जो है वो कमजोर दिखे और वास्तविक साजिश पर्दे के पीछे रखे। फिर घटना से पहले रात को एक पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया कि प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से घरों के पास मस्जिद में नमाज पढ़े। फिर घटना से पहले ही रात को एक पत्र जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है और लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों के पास ही मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। लेकिन यही पत्र जो है बाद में आईएमसी के ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाता है और इसे फर्जी बताया गया और इस तरीके से माहौल को और भी ज्यादा भड़काया गया। नदीम ने इस बीच अपना फोन बंद कर दिया और फिर अचानक अगले दिन वो सक्रिय हो जाता है और उसके बाद अपने फोन से 55 लोगों को वो कॉल करता है। आईएमसी के प्रभाव वाले स्थानों पर जुटने के लिए आदेश दिया गया और एसएसपी अनुराग आर्य ने यह बताया है कि नदीम ने अपने साथियों के साथ पुलिस और पब्लिक दोनों को ही गुमराह किया क्योंकि पुलिस ने भी निर्देश दिए थे। फिलहाल वो भागा हुआ है लेकिन जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस ने आश्वासन दिया है। बता दें कि डीआईजी अजय कुमार साहनी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसपी सिटी मानुष पारिक के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय की एसआईटी को भी गठित किया है। अब यही टीम इस पूरे मामले की जांच करके आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन बरेली की ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। आगे एसआईटी की रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स ये खोलेंगे कि इस साजिश में आखिर कौन कौन शामिल था और इसके साथ ही इस साजिश को किस हद तक ले जाने की मंशा थी। हम इस पूरे मामले पर आगे की जांच और आपके साथ खुलासे जो है अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और तमाम जानकारी के दैनिक जागरण को फॉलो कर लीजिएगा।